Hello everyone, how are you all? Hope all of you are well. Actually, this lecture is specially for class 12 board students. आप सब जानते हो कि अब बोर्ड के हम फाइनल लेवल पे आ चुके हैं. सेमीफाइनल हो गया, मीन्स प्री टर्म टू सब हो गया. अब डायरेक्टली आपको बोर्ड का एग्जाम देना है. और ये जो समय होता है बोर्ड का, खास करके ये बोर्ड के टाइम पे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि पूरे साल जैसे तैसे पढ़े, अब कैसे रिवीजन करना चाहिए. इसके बारे में बहुत सारे बच्चे जो है मतलब एक मिसकंसेप्शन को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं कि इसमें ये छोड़ दो, इसमें वो छोड़ दो. मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि यू आर अ बोर्ड कैंडिडेट. डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन. किसी भी एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत. अगर एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हो तो ये आप भूल कर रहे हो. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ ब्लंडर. तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है. और क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे तो कैसे प्रिपरेशन करना है उसका भी मैं आइडिया बता देता हूँ. किसी भी सब्जेक्ट का एक शॉर्टकट रिवीजन बनाओ. शॉर्टकट रिवीजन बनाने से फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ. एक चैप्टर का फ्लो चार्ट डायग्राम बना लो कि मुझे इस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आइडिया मिल जाएगा. एक पूरे चैप्टर का शॉर्टकट रिवीजन मिल जाएगा. जिससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी हम उस फ्लो चार्ट डायग्राम को देखेंगे तो हमें याद आते रहेगा, हमें माइंड में रिवीजन होते रहेगा कि नहीं मुझे ये पढ़ना है, मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है. तो यही सब को लेकर के सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड में. अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड के एग्जाम देते समय अगर आपने केमिस्ट्री में थोड़ी मेहनत कर दी तो आपका जो परसेंटेज का लेवल है वो बहुत ही आगे जा सकता है. और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री में डेफिनेटली मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे. तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग एक चैप्टर नंबर 1 यानी कि हमारा सॉलिड स्टेट में हमें क्या सब पढ़ना चाहिए और किन टॉपिक से, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. तो जनरली मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट रिवीजन टाइप का कि क्या क्या हमको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है. जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अक्सर बोर्ड में 2 मार्क्स में, कितने 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आप लोगों को भी ध्यान देना है कि 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फोकस कीजिए कि ये बहुत ही सिंपल एंड सबसे पहला पार्ट है इस चैप्टर का. डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड जो 2 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं. दूसरा, अगर हम बात करें कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के डिफरेंट पार्ट्स, पोलर, नॉन पोलर, कोवलेंट, हाइड्रोजन वगैरह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. तो इसमें अपने जितने भी टाइप्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का उसके बारे में. तीसरा, अगर हम बात करें यूनिट सेल, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किन चीजों से बने होते हैं तो उसका नाम है हमारा सबसे पहला कि वो जो चीज से बना उस चीज का नाम है यूनिट सेल. यूनिट सेल 7 टाइप्स के आपको एकदम उसके एंगल्स कैसे होते हैं, बॉन्ड का लेंथ किसमें सेम है किसमें डिसिमिलर है, उसके बारे में हमें फोकस करना है. उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर. आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एक सेल, एक एटम्स कितने एटम से अटैच है. कोई भी अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर. सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, अगर हम 2D में ले रहे हैं, 3D में ले रहे हैं तो कितने हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे. ये एक ऐसा पर्टिकुलरली टॉपिक है जो अक्सर और MCQ या ऑब्जेक्टिव आप जिसको कहते हो उसमें पूछा ही जाता है. कभी क्वेश्चन से फॉर्मूला बनाने के लिए आपको कह देगा कि अगर मान लीजिए टेट्राहेड्रल को हमने M माना और ऑक्टाहेड्रल को N माना तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन जिसको आप लोग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 मार्क्स में भी अक्सर पूछता है. ये 3 मार्क्स में आपको कह देगा फाइंड आउट और डिराइव द इक्वेशंस फॉर पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC. और
SCC, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये तीनों का डेरिवेशन मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने बढ़िया से डिराइव भी किया था और आई होप आप लोगों को याद भी होगा। इससे भी अक्सर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से पूछे जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया n और 2n वाला जो रिलेशन है इसको भी हमें फॉर्मूला के तहत लर्न कर लेना है। इससे बहुत सारे कंपाउंड्स डिफरेंट नेम्स पे आपको पूछे जा सकते हैं, तो उस पे भी आप लोगों को फोकस करना है। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। अगर इस टॉपिक पे आप थोड़ा सा काम करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके हाथ में, या तो ये 3 मार्क्स में पूछेगा या 4 मार्क्स में पूछेगा। 3 मार्क्स में आपको मान लीजिए आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए, या फिर एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, या डिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ ए की वैल्यू निकालने के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो 3 या 4 मार्क्स का इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स ऑफ इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ये मेन टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको गारंटी दे रहा हूं इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कौन सा? या तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स या स्कॉटी डिफेक्ट्स। आई एम गारंटिंग यू, अगर गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताना, मैं अपने बालों को छोटा कराऊंगा। राइट, तो ये पक्का क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट्स। तुम लोग भी याद रखना नोटबुक में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अभी सिर्फ मैं टॉपिक बता रहा हूं और इन सारे टॉपिक को कैसे रिवीजन करना है, दिमाग में कैसे बिठाना है कि अगर इस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा और किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक से वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना जरूरी है। तो सबसे पहला स्कॉटी फ्रैंकल डिफेक्ट्स आप लोगों को याद रखना है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, कैटायंस के वजह से किस तरह से मेटल्स में डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, या फिर एनायन वैकेंसीज के कैसे डिफेक्ट्स हैं सॉलिड्स के अंदर में। तो ये मेन टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। तो कोई भी चीज को पढ़ना इतना हार्ड नहीं है जितना हम समझते हैं। हमें ऐसे लगने लगता है कि नहीं, हम शायद बहुत कुछ अभी पढ़ना है, हमने नहीं पढ़ा है, हमसे भूल हो गई, स्टार्टिंग में हमने ध्यान नहीं दिया 12th में। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। फाइंड द सॉल्यूशन, डोंट एराइज अ क्वेश्चन। जब तक समाधान की तरफ रास्ता या कदम नहीं बढ़ाओगे क्वेश्चंस आते रहेंगे। सबके पास सैंपल पेपर है, सबके पास मॉडल पेपर है, लेकिन फिर भी नहीं बनाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये जो लेक्चर्स या डेरिवेशन दे रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 का ऐसे रिवीजन करोगे। इसी तरह से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें चैप्टर नंबर 2 का, 3 का, 4 का कैसे कैसे रिवीजन करना है, हर चैप्टर्स का मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग चाहे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हमें रिवीजन करना है। उसके लिए मैं जानता हूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी बुक्स को पूरा गो थ्रू किया है और हर एक टॉपिक को आपने टच किया है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, खासकर मैं आप लोगों से कहूंगा कि किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक, तो एनसीईआरटी में जैसा लिखा है डिट्टो टू डिट्टो अगर ऐसा लिख दे तो अच्छे मार्क्स हैं। और हमारे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम ओन वर्ड्स में लिखते हैं तो टीचर्स पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि अगर हम अपने उसी वर्ड को अगर हम अपने लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और टीचर अच्छे मार्क्स भी देते हैं। राइट, आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। राइट, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, किसी भी कंसेप्ट को आप कैसे भी क्लियर कीजिए, चाहे वो एनसीईआरटी का लैंग्वेज हो, आपका अपना लैंग्वेज हो, या फिर आप किसी मार्वल पेपर, योगी, दर्पण, कुमार जैसे जिसमें देख करके आप लोग पढ़ते हो उसका लैंग्वेज, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कैसा है उस टॉपिक, पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर में। और आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो डेफिनेटली आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे वे में जरूर रिप्रेजेंट करना जानते होंगे। क्योंकि अगर आप लोग अगर नहीं जान रहे हो तो आप समझ जाओ कि बोर्ड के कैंडिडेट नहीं हो। जब तक रिप्रेजेंट करना नहीं आया
कुछ नहीं आया, यही चीज है। घर में मम्मी खाना बना करके रख देगी और कहेगी कि ले ले बेटा खुद से ले ले। उनका देने का स्टाइल देखना, थाली में किस तरह से अरेंज करके देती है, तो खाने में भी मजा आता है। सिमिलरली किसी भी क्वेश्चन के आंसर को कैसे अरेंज करते हो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और वो अरेंज करना आ गया तो बोर्ड में फुल मार्क्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डेफिनेटली मिल जाए। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट है। जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, मैंने वैसे ही पॉइंट्स को लिखा है। लेकिन अगर मैं इस वे में लिखता हूँ तो बोर्ड वाले मुझे कितने मार्क्स देंगे? मैं अगर मान लो कि देयर इज अ 2 marks question which specially asking about the distinction between crystalline and amorphous solid, 2 marks का क्वेश्चन है, तो हम लोग सोचेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया। अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट ज्यादा हो गया। नहीं बच्चों, 2 मार्क्स में भी तुम्हें सब कुछ उसके बारे में बताना है, इसलिए पॉइंट्स थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन amorphous एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड को सेपरेट करता है। तो उसमें पहला प्रॉपर्टी है उसका शेप। क्रिस्टलाइन का जो शेप होता है वो फिक्स क्यूबिकल या फिर आप कह सकते हो 3D शेप जैसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और अगर एमोर्फस की बात करें तो उसका जो है इरेगुलर शेप्स होता है। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने दिया है मेल्टिंग पॉइंट्स। सिंस ये डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल है तो बॉन्ड एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अटैच होगा, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसको लिखने का तरीका देखिए, इनका मेल्ट्स एट दिस मेल्टिंग पॉइंट्स मेल्ट्स एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। मेल्ट्स एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर कहने का मतलब ये हो गया, कहोगे सर एक छोटी से क्रिस्टल को क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें एनसीईआरटी सिखाता है। इट मेल्ट्स एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बात करें एमोर्फस का तो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब सिंस एमोर्फस है तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम है। इसी को अगर कोई बच्चा अपने वर्ड्स में लिखना चाहता है, इट मेल्ट्स एट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं किसी भी शार्प एज टूल के साथ तो वो 2 पीस में स्मूथ और प्लेन सरफेसेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अगर एमोर्फस को अगर हम कट करते हैं तो ये इरेगुलर शेप्स में 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। When cut with a sharp edge tool, they split into 2 plain and smooth pieces of surfaces. But what about the amorphous? When they cut with a sharp edge tool, they cut into 2 pieces with irregular surfaces. Irregular surfaces. मतलब इनमें क्या होता है, जब हम क्रिस्टलाइन को काटते हैं तो स्मूथ और प्लेन सरफेस में टूट जाते हैं, बट जाते हैं। एमोर्फस एकदम बुरादा टाइप का हो जाता है। हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे हैव डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो डेफिनिट होता है कि इस क्रिस्टल का इतना हीट ऑफ फ्यूजन होगा। लेकिन अगर एमोर्फस की बात करें तो उनका निश्चित नहीं होता है वो कितना हीट ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस करेगा, कितने में मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसका जो है निश्चित नहीं होता है। उसके बाद एन आइसोट्रॉपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 2 पॉइंट भी लिखना मेरे प्यारे बच्चों तो एन आइसोट्रॉपी, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज दिस एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा, ये सारे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम एन आइसोट्रॉपिक की बात करें तो क्रिस्टलाइन आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड एमोर्फस आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपी का मतलब ही होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन, और जो एमोर्फस होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स के नाम से जाने जाते हैं। ट्रू सॉलिड्स के अंदर में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जो हमारा स्यूडो सॉलिड्स या फिर एमोर्फस या फिर सुपर कूल लिक्विड्स हम उसको कहते हैं, तो उनका अरेंजमेंट बहुत ही छोटा होता है। दे आर अरेंज इन अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मैं जानता हूं इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको अभी कहा इससे बेहतर ढंग से आप लिख सकते हो। मैं जानता हूं किसी भी क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो,
लेकिन उस रिप्रेजेंट तक पहुंचने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर से जो आपकी ताकत है, जो आपका स्ट्रेंथ है किसी भी क्वेश्चंस को आंसर्स देने के लिए, वो तब तक नहीं जागेगा जब तक आप उसको नॉक नहीं करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड के कैंडिडेट्स, बी रेडी। इस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर भी लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।